हेलो दोस्तों, मैं प्रबल सिंह नाणावत एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। जय श्री हुकुम। आज मेरी जो क्लास है वो किसी भी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा के बारे में नहीं है। आज पृथ्वीराज चौहान की जन्मोत्सव है, 854वां जन्मोत्सव है दोस्तों। और आज मैं आपको भारत के उन वीरों को जो याद करने के लिए आपको मैं प्रेरित कर रहा हूँ कि हमें दुर्गादास, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान से हमें क्या सीखना मिलता। दोस्तों, इतिहास हमें एक चीज़ सिखाता है कि हमारे पूर्व में जो हमने गलतियां की है उसके परिणामों से हमें सीखने को मिलता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जिस जाति को अपना इतिहास याद नहीं है वो जातियाँ इतिहास बन जाती है और इस दुनिया से समूल नष्ट हो जाती है। इसीलिए इतिहास बहुत ज़रूरी है हमारे आने वाली चीज़ों को याद रखने के लिए कि पूर्व में क्या गलतियां हुई थी और उन गलतियों को आगामी समय नहीं करनी है। दोस्तों, मैं मानता हूं दोस्तों, वर्तमान में लोकतंत्र जनता का द्वारा जनता के लिए प्रशासन है, लेकिन मैं आपको याद दिला देता हूं कि ऐसी पूर्व में भी रही है। अगर हम बात करें, अगर हम ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उस समय राजतंत्र, उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र था। लेकिन ज्यों ज्यों उसके बाद बौद्ध धर्म आया और बौद्ध धर्म के बाद कुछ जगह पर महाजनपद आए, वहाँ पर गणतंत्र यानी कि लोक जनतंत्र था। इसके बाद वापस राजतंत्र आया। तो ये इतिहास दर इतिहास चेंज होने वाली चीज़ें हैं। आज भी मैं आपको बता दूं कि दुनिया के सबसे ज़्यादा सक्सेस जो कंट्रियों में मैं बता दूं, दुबई जहाँ पर राजतंत्र है, कतर जहाँ पर राजतंत्र है, वहाँ पर किसी भी प्रकार का अगर घटना घटने के तुरंत उस पर फैसले हो जाते, वही राजतंत्र में आज भी फैसले होते थे। लेकिन वर्तमान में लोकतंत्र है, उनकी समीक्षा की जाती है। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब भी चीज़ में जब जब भी बड़े बड़े परिवर्तन हुए तो उस परिवर्तन के पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो मेरा आज पृथ्वीराज चौहान, जिनमें चौहान वंश की पूरी की पूरी हमें पृथ्वीराज चौहान वो क्यों सम्राट कहलाए, वो अंतिम हिंदू सम्राट थे। यदि कुछ समय के लिए यदि अकबरकालीन घटना को हटा दे तो पृथ्वीराज ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने दिल्ली पर राज किया था और लंबे समय। हेमू था अकबर के समय में, लेकिन उसने मात्र 2 से 3 दिन 4 दिन ही उसका अधिकार रहा था, इसीलिए उसको लंबे समय तक हम नहीं मान सकते हैं। लेकिन पृथ्वीराज चौहान जिसका जन्म ज्येष्ठ कृष्ण भाद्रपद हुआ था आज ही के दिन दोस्तों, तो उनको इतिहास में हम क्यों याद करते हैं, उन्हें क्या सीखने को मिलते हैं। आज जो मेरी क्लास है वो किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा से नहीं है, वहाँ तथ्यात्मक चलना पड़ता। आज मैं पृथ्वीराज के कार्य, उसकी प्रसिद्धि और उसके जो कारनामे थे जिसकी वजह से आज हम सब जयंती मना रहे हैं, ठीक है। तो इसके पीछे क्या कारण था, तो मैं आज इसकी शुरुआत करता दोस्तों। चौहान वंश, अगर हम बात करें कि ये सूर्यवंशी थे, ये चंद्रवंशी थे, ये ब्राह्मण थे या क्या थे, ये एक अलग विषय है। लेकिन फिर भी बता दो, कुछ इतिहासकार वशिष्ठ जैसा कैसे कि माउंट में जो इनका यज्ञ किया था उसके अनुसार हुआ। पृथ्वीराज रासो, सूर्यमल मिश्रण वगैरह भी इसका सपोर्ट करते हैं। लेकिन कुछ इतिहासकार कैसे, जैसे ये सूर्यवंशी थे तो उसमें जो पृथ्वीराज प्रबंध है वगैरह है, ये इनका इतिहास करते हैं। कुछ इनको चंद्रवंशी बताते हैं, कुछ इनको ब्राह्मण बताते, जैसे दशरथ शर्मा है ये इनको ब्राह्मण बताते। तो ये एक इतिहास की अलग बात है। लेकिन आज हमें जो कुछ भी पढ़ना है दोस्तों, वो पढ़ना है पृथ्वीराज चौहान। तो मैं बता देता हूँ, मैं स्टार्ट में कुछ थोड़ी सी चौहान वंश किस प्रकार सांबर पहुँचता है, सांबर से हमें क्या जानकारी। तो बिजोलिया अभिलेख में हमें जानकारी मिलती है कि 551 में सबसे पहला व्यक्ति वासुदेव या वत्सराज ने सांबर में अपने साम्राज्य की स्थापना की थी और वहाँ के आसपास के 1.25 लाख गांवों पर अधिकार किया था, जिसे हम सपाद भी कहते हैं। और वहाँ की जो देवी भी है शाकंभरी, वो भी वहीं पर है। कहा जाता कि अकाल के समय उनकी रक्षा की थी। इसके बाद बहुत सारे इनके जो शासक हुए, लेकिन उनकी इतनी प्रमाणिकता नहीं है जितनी कि अजय राज से मिलती है, जितने की लक्ष्मण पाल से मिलती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सांबर से 940 ईस्वी में लक्ष्मण पाल नागौर आ गए थे और 1113 में
सांबर से अजयपाल यहाँ आगे थे। इन जो चौहान वंश के जो सांबरों की पहली राजधानी थी वह नागौर थी, जिसे प्राचीन काल में अहि छत्र के नाम से पुकारा जाता था दोस्तों। अजयराज आने के बाद अर्णोराज, और इसके बाद इसके 3 भाई थे। पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र था अजयराज, जिसने अपनी पत्नी गढ़बिटली के नाम पर गढ़बिटल भी स्थापित किया। फिर तारागढ़ की कहानी मेवाड़ से काफ़ी जुड़ी हुई है, कभी मौका मिला तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और इसके बाद अजयराज के बाद अर्णोराज शासक बनता। अर्णोराज की हत्या करता था दोस्तों उसी का पुत्र जगनदेव। इसके बाद इसका भाई शासक बनता, जिसका नाम होता विशलदेव विग्रराज। विशलदेव विग्रराज के बाद जो शासक बनता है वह बनता है अपने आरोग्य राय। और आरोग्य राय के बाद उसका पुत्र जो होता है वो इतना सक्षम नहीं होता, नहीं इसके पुत्र होता है, तो वापस शासक बनता उसी का भाई सोमेश्वर। ओके दोस्तों, सोमेश्वर के 2 पुत्र होते हैं, एक पृथ्वीराज थर्ड और दूसरा होता है दोस्तों हर्राज। आपके बीच में इस दरमियान आया तो पृथ्वीराज सेकंड कहा गया था, तो मैं आपको बता देता हूँ कि विग्रराज चतुर्थ के बाद आरोग्य शासक बनता, आरोग्य के बाद पृथ्वीराज सेकंड शासक बनता। लेकिन इन दोनों के कोई पुत्र नहीं होने की वजह से सोमेश्वर शासक बनता है। और सोमेश्वर के फिर 2 पुत्र होते हैं, पृथ्वीराज थर्ड, जिसे हम इतिहास में आज पढ़ने वाले हैं, और एक हर्राज। दोस्तों मैं बता देता हूँ कि अब ये कहानी पृथ्वीराज किस प्रकार लाइमलाइट में आता है उसके बारे में मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले दिल्ली पर जिसका अधिकार था उसका नाम था अनंगपाल। इस समय कन्नौज का जो शासक था उसका नाम था विजय चंद्र। दोस्तों ये घटना इसलिए बतानी जरूरी है क्योंकि अनंगपाल के कोई पुत्र नहीं था, उसके केवल एक ही पुत्री थी जिसका नाम था कपूरी देवी। इस कारण कन्नौज का विजय चंद्र हमेशा ये चाहता था कि मैं इसको पराजित कर, इसकी हत्या कर दिल्ली का शासक बन जाऊं। दिल्ली बहुत महत्वपूर्ण जगह थी उस समय, और तब उसने अनंगपाल तोमर ने सोमेश्वर से कहा कि अगर तुम मेरी कन्नौज पर जो बार बार मुझ पर हमले होते, अगर तुम इससे मेरी रक्षा करते हो तो मैं अपनी पुत्री कपूरी देवी का विवाह तुमसे कर दूंगा। ठीक कुछ समय बाद ऐसी ही घटना घटती है, विजय चंद्र दिल्ली पर आक्रमण करता है, अनंगपाल तोमर पर आक्रमण करता है, और सोमेश्वर उसकी सहायता के लिए पहुंच जाता है और उसको पराजित कर देता है और उसको वापस वहां से भगा जाता है। कुछ समय बाद कन्नौज के विजय चंद्र की मृत्यु हो जाती है और वहां का शासक बन जाता है दोस्तों जयचंद। ओके, अब इधर सोमेश्वर शासक बन जाता है और कपूरी देवी से उसका वो विवाह भी हो जाता है, और कपूरी देवी कलछोरी, इसका जो ननियाल था वो कलछोरिया में था, तो इस प्रकार इसका विवाह हो जाता है। और 1166 में उनसे एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम होता है पृथ्वीराज थर्ड, जिसे हम इतिहास में पृथ्वीराज थर्ड कहते हैं। उसका जन्म होता है, लेकिन कुछ ऐसी घटना घटती है कि अब अनंगपाल को मालूम था कि यदि मैं सोमेश्वर को यदि मैं दिल्ली का शासक बनाता हूं तो कन्नौज मुझे फिर आक्रमण करेगा जयचंद, और ये दुश्मनी निरंतर, तो वह अपने भाणेज पृथ्वीराज को दिल्ली का शासक बन जाता है। इस प्रकार दोस्तों दिल्ली का पृथ्वीराज शासक बनता है, और उसका पिता जो शासक बनता है वह बनता दोस्तों अजमेर का। सोमेश्वर इस समय अजमेर का शासक था और इसका पुत्र पृथ्वीराज दिल्ली का शासक बन जाता है। अब घटनाक्रम कुछ बदलते हैं दोस्तों। सोमेश्वर, अब पृथ्वीराज कुछ समय दिल्ली रहता था, कुछ समय अजमेर रहता था, इस प्रकार चला रहता था। लेकिन इस समय देखना पृथ्वीराज जब शासक बना तो मैं आपको बता देता हूं कि जो गुजरात का शासक था वह भीमदीप्ति था। कौन था दोस्तों? भीमदीप्ति। कन्नौज का शासक कौन था? जयचंद। और महोबा का शासक कौन था? परमति देव। और मेवाड़ का शासक था समर सिंह। और इसके पड़ोसी में पंजाब में जो जाति थी भंडारक जाति थी दोस्तों, और ये जो गजनी में शासक था वह गयासुद्दीन, और उसका भाई था सयाबुद्दीन गोरी जो सेनापति भी था, और इसकी हर सैनिक गतिविधियों को। तो इस प्रकार इसके आसपास की घटना घटनी शुरू होती है। सबसे पहले जो घटना घटती है वह भीमदेव देखता है कि अजमेर का जो शासक है सोमेश्वर, उसका योग्य पुत्र इस समय यहाँ नहीं है, वो दिल्ली है, और दिल्ली में भी इस वक्त नहीं है, वो शिकार खेलने गया है। तब वह पीछे से नागौर पर अधिकार करने के लिए
वह अजमेर पर आक्रमण करता है। सोमेश्वर उसका डट कर मुकाबला करता है, लेकिन वह पराजित हो जाता है। जैसे ही इस बात का कान्हा को मालूम पड़ते, कान्हा बहुत तेजी से अजमेर पहुंचता है और जोशीला भाषण देता है, अपने सैनिकों को वहां पर लाता है और वो वापस सोमेश्वर को जाते हुए सोमेश्वर को घेरते हैं, उसको पराजित कर लेते हैं। कुछ समय बाद कान्हा वापस चला जाता है, लेकिन भीमदेव चालाकी से पहाड़ियों के पीछे अपनी मात्र 5000 सेना के साथ छुप जाता है और वह कसम खाता कि मैं जब तक सोमेश्वर की हत्या नहीं करता हूँ मैं वापस काठियावाड़ नहीं जाऊँगा। और वह वैसा ही करता है, तुरंत वो उस पर हमला कर देता अजमेर पर, और जिसमें सोमेश्वर मारा जाता है। और जैसे ही ये पृथ्वीराज को इस बात की मालूम पड़ती है, वो कसम खाता कि मैं अजमेर की गद्दी पर तब तक नहीं बैठूंगा जब तक कि मैं अपने पिता के हत्यारे को नहीं मार देता, और मैं कभी भी जब तक इसको नहीं मारूंगा, इसकी हत्या का बदला नहीं लूंगा, तब तक मैं मुकुट नहीं पहनूंगा। और वैसा ही किया था दोस्तों पृथ्वीराज ने। और कुछ समय बाद ऐसी घटना आ भी जाती है, तो मैं यहाँ पर इस घटना को थोड़ा बीच में छोड़ता हूँ। तो देखना दोस्तों, अब पृथ्वीराज के सामने प्रारंभ में 2 समस्या थी। अब जो इसका जो विग्रह चतुर्थ का जो अपरांग्य था और इसका जो भाई था नागार्जुन, ये निरंतर पृथ्वीराज को परेशान कर रहे थे। तब पृथ्वीराज ने सबसे पहले अपने चाचा और उसके भतीजे नागार्जुन को अपने रास्ते से हटाकर सबसे पहले अपने अजमेर के इस अपने जो राज सियासत इसको सुरक्षित करने की ठान ली। तो सबसे पहले वो अपरांगे को पराजित करते अपने चाचा को। इसके बाद इसका जो भतीज होता है पृथ्वीराज का नागार्जुन, वह दोस्तों गुड़गांव पर अधिकार कर लेता है। पृथ्वीराज बहुत तेजी से उस पर आक्रमण करता है और नागार्जुन को पराजित करके उसकी हत्या कर देता है। उसके परिवार को वो गिरफ्तार कर लेता है और गिरफ्तार के बाद वो अजमेर लेके आता है, जहाँ सबकी हत्या करके अपने इस रास्ते को सुरक्षित कर देता है दोस्तों। दूसरी बात, जब मात्र 1166 में इसका जन्म होता है और 1177 में पृथ्वीराज चौहान सोमेश्वर मारा जाता है, तो मात्र 11 वर्ष की उम्र में इसको अजमेर संभालना पड़ता है दोस्तों। इस समय इसकी माँ कपूरी देवी के संरक्षण में ये शासक बनता है और इसकी माँ भुवनमल को सेनापति बनाता और कैमास या कैम्बास को वह इसका प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनाता। कैमास दोस्तों बहुत वीर शासक था। ये दाहिमा राजपूत था, पंजाब के अहिरवाटी का रहने वाला था, लेकिन ये इतना तेज तर्राट था कि पृथ्वीराज चौहान के भी इस समय नहीं चलती थी। और इसे पृथ्वीराज चौहान ने 1 साल पर तक कैमास से सब कुछ सीखा और फिर धीरे धीरे इसी को भी रास्ते से हटा दिया दोस्तों। प्रताप सिंह नामक अपने सहयोगी के सामने से इसको हटा दिया, इसकी हत्या करवा दी और इसको रास्ते में, क्योंकि पृथ्वीराज को लग गया था कि निकट भविष्य में कैमास मेरी हत्या कर सकता है और वह अजमेर का शासक बन सकता है। इस कारण इसमें इतिहास में बहुत सारे जो लेखक हैं वो इस बात को मानते हैं, बहुत सारे नहीं मानते हैं। तो दोस्तों ये बात जिसमें त्रिपाठी है, दशरथ शर्मा है, वो इसको नहीं मानते, लेकिन कर्नल टॉड ओझा वगैरह इसको मानते थे कि इस प्रकार की घटना घटी थी। कैमास पे, ये वही कैमास है जिसने नागौर दुर्ग का निर्माता करवाया था दोस्तों, निर्माण करवाया था। अब दोस्तों इसकी जो प्रारंभिक समस्या थी, अपने भाई और अपरांगे को रास्ते से हटा दिया, नागार्जुन को हटा दिया, कैमास को हटा दिया। अब इसके सामने जो बड़ी जो बातें थी वह थी कि किस प्रकार अपने पड़ोसी को, मतलब अपने राज्य को सुरक्षित। ये जो भंडारक जाति थी दोस्तों, ये सतलज के आसपास राज करती थी, बिखरी हुई थी, लूटपाट करती थी। और पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य पंजाब से इधर दिल्ली में था, इधर कन्नौज के पास है, इधर परमदी जो चंदेल शासक वहाँ था, इधर विशाल साम्राज्य फैला रखा था इसने दोस्तों। जितना साम्राज्य की पृथ्वीराज चौहान ने की थी, दूसरा कोई भी व्यक्ति उसकी सीमा को चौहान वंश का शासक नहीं छोड़ था। दिल्ली का शासक बना था, इसलिए इसको सम्राट भी कहा जाता। दिल्ली के पास एक दुर्ग भी उसने जीता था, राय पिथौरा, इसीलिए इसको राय पिथौरा की उपाधि भी ली थी। इसकी एक दल पुंगल भी उपाधि थी, जिसने कहा था कि मैं पूरे विश्व को जीतूंगा, इसलिए इसको दल पुंगल भी कहा। इसको उड़ाना बढ़ाना भी कहा जाता, क्योंकि ये इतना तेजी से आक्रमण करता था कि पलक झपकते अगले राज्य को पता ही नहीं चल जाता था, सुपना छोड़ कर देता था। और इस तेज गति के आक्रमण के कारण भी इसके अड़ोस पड़ोस के जितने भी शासक थे सारे के सारे इससे डरते थे। लेकिन इससे एक धीरे धीरे पृथ्वीराज चौहान अपने साम्राज्य का विस्तार करता
गया, लेकिन ये इसके बीच में एक चीज़ नई पैदा हो रही थी कि जितने शासकों को ये पराजित कर रहे थे, वो पराजित शासक दोस्तों एकजुट हो रहे थे और कोई बड़ी शक्ति का वो इशारा लेना चाहते थे, और वो शक्ति उनको बहुत तेज़ी से मिल जाती है पृथ्वी मोहम्मद गौरी के रूप में, जिसका आगे मैं वर्णन बताऊंगा आपको। कि अब देखना, भंडारक जाति को पराजित करने के बाद दिल्ली, सिरसा, हरियाणा में इन सबका अधिकार हो जाता है, और यहाँ पर इसका जो अधिकार, अब इसकी जो सीमा है वो महोबा से दोस्तों टच कर जाती है। महोबा के टच करने पर अब कुछ सैनिक जब भंडारकों को पराजित कर दिल्ली से कर यहाँ से रास्ता भटक जाते हैं और वह महोबा पहुँच जाते हैं, और थके भूखे सैनिकों को महोबा का शासक जो होता परमर्दी देव दोस्तों, वो उनकी हत्या करवा देता है, लूले लंगड़े कर देता है, और इतनी भयानक मौत मारता है उनका। उनमें से कुछ जो बचे हुए सैनिक थे वो धीरे धीरे अजमेर पहुंचता है, और पृथ्वीराज को पूरी कहानी, पृथ्वीराज तुरंत अपनी सेना को आज्ञा देता है महोबा पर आक्रमण करने के लिए। तो महोबा का जो शासक परमर्दी देव थे, इस समय ये भी परेशानियों से घिरा हुआ था, क्योंकि इसके जो साड़ू थे जसराज और बसराज, इसके जो पुत्र थे आला और उदल, और मलखान और सलखान, ये परमर्दी देव इसके प्रसिद्ध आला उदल इतिहास के दो बहुत बड़े पात्र हैं। मलखान और सुल्तान ये इतिहास के बहुत बड़े पात्र हैं। ये परमर्दी देव से नाराज होकर किसके पास चले गए थे? कन्नौज के पास, क्योंकि आला और उदल के पास एक इतना गजब का घोड़ा था कि ये पलक झपकते ही बहुत किलोमीटर दूरी और अकस्मात आक्रमण करते थे, और ये घोड़ा मांगा था, परमर्दी देने से मना कर दिया। तब आला उदल इनसे परेशान होकर जयचंद के पास चले जाते हैं, और जयचंद, लेकिन जैसा ही परमर्दी देव को मालूम पड़ता है कि पृथ्वीराज चौहान महोबा पर आक्रमण करने के आला, ये वही महोबा है जिसको जैजा भुक्ति भी कहा जाता था, जिसको वर्तमान में दोस्तों बुंदेलखंड कहा जाता है, और ये वहाँ का शासक था। तो परमर्दी देव पर आक्रमण करने के लिए जब पृथ्वीराज चौहान आगे बढ़ता है, तब ये डर जाता है, और एक जिल्लन को, इसका जो एक कवि होता है जिल्लन, उसको भेजता है कि कैसे भी करके आला और उदल को वापस बुला दो, जो इस समय कन्नौज में जयचंद के पास है। आला उदल को वो ये बुलाता है, और बुलाने के बाद आला उदल पहले आने से मना कर देते हैं जिल्लन को, लेकिन जब देखते हैं कि मुझे परमर्दी देव से मतलब नहीं है, मुझे महोबा राज्य है जो इस समय संकट में है, और तब वो वहाँ से बड़े मुश्किल से रवाना होते हैं। तब तक परमर्दी देव मलखान और सुल्तान, जो इस समय हरियाणा के सिरसा में अपने सिरसा के अधिकारी थे, और सिरसा में उनका रियासत थी, तो तुरंत पृथ्वीराज ने यहाँ तक पहुँचे। इन्हें परमर्दी देव ने इनको कहा कि जब तक आला और उदल नहीं आते तब तक पृथ्वीराज को तुम रोके रखोगे, और ऐसा ही किया। मलखान और सुल्तान बहुत वीर योद्धा थे दोस्तों, और इन दोनों ने पृथ्वीराज को रोके रखा, सिरसा से आगे महोबा की तरफ नहीं बढ़ने दिया। लेकिन जब शाम होते थे, पहले प्राचीन में एक परंपरा होती थी कि दिन अस्त के बाद में युद्ध नहीं होता था, लेकिन पृथ्वीराज का जो सेनापति थे कान्हा, उसने कहा था कि युद्ध जारी रखिए, क्योंकि मलखान और सुल्तान या आला और उदल यदि एक हो गए तो इनको पराजित करना दोस्तों बहुत मुश्किल हो जाएगा। तब पृथ्वीराज ने तुरंत दिन अस्त होने के बाद में भी मलखान और सुल्तान पर आक्रमण करा और इनको मार डाला दोस्तों। अब इनकी हत्या के तुरंत 1 या 2 दिन बाद में आला और उदल पहुंच जाते हैं, और आला और उदल इतनी वीरता से युद्ध लड़ते हैं दोस्तों कि आला वीरता से लड़ता हुआ कान्हा और पृथ्वीराज के हाथों मारा जाता है। जब इस घटना को पास में उदल बहुत नजदीक से देख रहा था, उदल बहुत योद्धा व्यक्ति था दोस्तों, और उदल आता है कान्हा के ऊपर बहुत तेजी से वार करता है। कान्हा नीचे गिर जाता है, और पृथ्वीराज के घोड़े को एक हाथ से पकड़कर ऊपर से उठाकर जमीन के ऊपर इतना तेजी से पटकते हैं कि पृथ्वीराज 1-1 फीट तक जमीन के अंदर घुस जाता है उसका घोड़ा, और पृथ्वीराज मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है, और उदल इसको मरा हुआ समझकर चला जाता है। उसके बाद इतिहास में उदल की कोई जानकारी नहीं मिलती कि उदल कहाँ है। दोस्तों, आपने कभी कभी अपने टीवी में देखा होगा कि आला और उदल मध्य प्रदेश के एक मंदिर में, महोबा के शिव मंदिर में आज भी रात्रि को प्रतिदिन पूजा करने आते हैं, और कई बार ये घटना मैंने खुद ने अपनी आंखों से टीवी में देखा, तो ये ध्यान रखना दोस्तों। लेकिन जब उदल ने उनको घोड़े से पटका,
तब गिद्धों ने, जो आकाश में जो गिद्ध थे वो हजारों सैनिकों को खा रहे थे। पृथ्वीराज मूर्छित पड़ा था और गिद्ध उसको नोच नोच के खा रहे थे। तब पास में पड़ा कान्हा दोस्तों, उसको देखा कि इस प्रकार गिद्ध इसकी मार डालेंगे इसको, तो अपने खुद का शरीर काट काट के उसकी पिंडलियां काट दी और गिद्धों को पड़ा। और अब पृथ्वीराज अपना जो पानी था युद्ध खाने पीना, वो पृथ्वीराज के चेहरे पर निरंतर मारता रहा। और पृथ्वीराज को धीरे धीरे होश आया जब देखा कि कान्हा ने अपने शरीर काट काट कर गिद्धे और गिद्ध खा रहे हैं और मुझे बचा लिया। पृथ्वीराज किसी प्रकार अब एक दूसरे घोड़े से वो अजमेर की ओर पहुंचता है, लेकिन इस युद्ध में परमर्दी देव की पराजित हो जाती है और वह महोबा पर अधिकार कर लेता है और यहाँ पर पुंज राय को अपना सेनापति बना देता है। इस प्रकार महोबा को पराजित करने के बाद अब देखना मैं दोस्तों, मैं वापस आता हूँ भीमदेव। ये कानड़देव यहाँ जब काठियावाड़ का शासक था और इसने हत्या कर दी थी किसकी? पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर की। अब एक घटना घटती है कि आबू का जो शासक था, जिसका नाम था धारावर्ष परमार, कहीं कहीं पर मूल राज सांखला भी मिलता, लेकिन दोस्तों वो सही नहीं, धारा परमार था। इसकी पुत्री का नाम था इच्छित देवी। दोस्तों ये मैंने यहाँ पर बताया, इच्छित देवी। इसकी सगाई इसने भीमदेव द्वितीय के साथ की थी, लेकिन इच्छित देवी पृथ्वीराज चौहान के साथ विवाह करना चाहती थी। इसलिए वह अब पृथ्वीराज चौहान को वो एक पत्र लिखती है और पृथ्वीराज चौहान उससे विवाह कर लेता है और इससे भी भीमदेव द्वितीय नाराज हो जाते हैं। दूसरा उसका भाई सारंग देवत और प्रताप सिंह, ये निरंतर काठियावाड़ में लोगों पर अत्याचार करते थे, तो भीमदेव ने इनको यहाँ से निकाल दिया था। इसलिए कहाँ जाने थे? ये पृथ्वीराज के पास आ गए। लेकिन एक दरबार में एक दिन घटना घटती है कि ये प्रताप सिंह जो है, ये इस एक दिन पृथ्वीराज वगैरह सब दरबार में बैठे थे और मूंछ पर हाथ लगा देते। ये घटना कान्हा, चामुंड राय और धुंधल राय देख रहे थे। कान्हा उठा और सर से धड़ अलग कर दिया प्रताप सिंह का। सारंग देवत ने इसकी शिकायत की। तब इन्होंने कहा कि जब तक पृथ्वीराज सम्राट जैसा व्यक्ति दरबार में बैठा और उसके सामने तुमने मूंछों पर हाथ लगा दिया, इस घटना से सारंग देव भी डर जाता है और वह सीधा का सीधा भीमदेव के पास जाता और भीमदेव से कहता है कि तुम इस पर आक्रमण करो, जिसने मेरे 7 पुत्रों की हत्या कर दी है। प्रताप सिंह सहित उसके 7 पुत्रों की हत्या कर देता कान्हा, लेकिन पृथ्वीराज भी कुछ बोल नहीं पाता कान्हा को। लेकिन अंत में इसी वजह से इनकी दुश्मनी बढ़ जाती। भीमदेव पहले ही इच्छित देवी से पृथ्वीराज से नाराज था और अब अपने भाइयों की और अपने भतीजों की हत्या से और इनके बीच में युद्ध होता है और युद्ध के बीच में ये भीमदेव द्वितीय को पराजित कर लेता है। इस प्रकार चालुक्यों को भी वह अंत कर लेता है दोस्तों, और ये अंत हो जाता है। अब दोस्तों तीसरी जो घटना देखना, पृथ्वीराज और इसके बीच में महिलाओं का बड़ा योगदान था। इच्छित देवी से विवाह करने के लिए गुजरात को नाराज कर दिया। अब देखना, एक नारायण राव राजा था। जब पृथ्वीराज बहुत तेजी से बचपन में उभर रहा था तो कहा था कि मेरी पुत्री जो जामवती है बहुत योग्य है, मैं तो उनसे विवाह करवाऊंगा। लेकिन कुछ समय बाद में नारायण राव प्रताप मना कर देता कि मैं तुमसे विवाह नहीं कराता। ये अपने जो सेनापति होता प्रताप राय, उनको भेजता, नारायण राव को पराजित करता है और जामवती से विवाह करता है। तो मतलब महिला और पृथ्वीराज। अब देखना तीसरी महिला आती है संयोगिता। दोस्तों संयोगिता के साथ क्या होता है कि संयोगिता को पृथ्वीराज चौहान के बाद में जो कवि वगैरह इनका जो वर्णन करते थे पृथ्वीराज कि वो संयोगिता बहुत इस देख रही थी नजदीक से कि किस प्रकार पृथ्वीराज का गुणगान हो रहा था। जो चित्र बेचने वाले होते थे वो जगह जगह महलों में जाते तो पृथ्वीराज के चित्र मिलते, तो संयोगिता उनसे कह देते कि तुम्हारे जो चौहान शासक उनसे कभी मेरा भी फोटो और तस्वीरें बताना। तो इस प्रकार ये जो चित्र बेचने वाले, इन वजहों की दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाते हैं। और ये प्रेम प्रसंग देखना आप किस प्रकार घटना। इससे पहले मैं आपको एक घटना बताता हूँ कि देखना, श्यामली। एक बार पृथ्वीराज शिकार करने के लिए जाते हैं और श्यामली अपने खेतों में जंगली पशुओं से, जानवरों से, मतलब उस फसल को नष्ट नहीं करे, इसलिए वो इसकी निगरानी कर रही थी। उसका पिता कहीं बाहर गया हुआ था, बेटी को भेज दिया, बेटी के हाथ में तीर वगैरह थे और उसी समय पृथ्वीराज चौहान भी उधर शिकार करने आए और इसी समय एक जो हिरणों का झुंड है वो भी इधर से चढ़ता चढ़ता है। श्यामली ने तेज, पृथ्वीराज ने भी वार करा, पृथ्वीराज ने श्यामली को नहीं देखा और श्यामली ने
तुरंत वार किया और एक हिरण का शिकार कर दिया। जिस हिरण का शिकार पृथ्वीराज भी करना चाहता था, पृथ्वीराज तुरंत उस श्यामली के पास जाते और कहते तुम कौन हो, क्या हो। और तो वो कहते कि मैं यहाँ की हूँ। दोस्तों ये भी राजपूती थी श्यामली, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार कहती है कि मेरे पिता आपकी सेना में ही हैं और मैं खेतों की रक्षा करती हूँ। तो पृथ्वीराज इससे इतना प्रभावित होता है और पृथ्वीराज ने कहा कि तुम्हारे जैसी योग्य महिला की जरूरत यहाँ नहीं, तुम्हारे राज दरबार में। और जब तक जिंदा रही दोस्तों, पृथ्वीराज के पास किसी को नहीं भटकने दिया इसने, ठीक है दोस्तों। जब तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज मारा जाता है, जब तक ये जिंदा थी तब तक पृथ्वीराज के नजदीक कोई भी जो था ये जो यमन सैनिक नहीं भटक पड़ा। लेकिन जब ये श्यामली मारी गई, और मारी भी कहाँ गई, जहाँ पृथ्वीराज घायल अवस्था में पड़ा था उसके छानों में पड़ी थी और उस समय इसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन किसी को भी इसने भटकने नहीं दिया। इसकी एक कहानी देखना दोस्तों, एक कर्नाटक की और महिला थी। कर्नाटक की बहुत प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। कर्नाटक दक्षिण विजय के लिए भी पृथ्वीराज निकलता है, वहां पर ये नृत्यांगना को लेके आता है इसके राज दरबार में। कर्नाटक की पृथ्वीराज से प्रेम करती थी और वो इससे विवाह करना चाहती थी, लेकिन श्यामली ने कभी भी इसको पृथ्वीराज के नजदीक भटकने दिए। कई बार इसने श्यामली से अपनी व्यथा भी कही कि मुझे पृथ्वीराज से मैं प्रेम करती हूँ, मुझे पृथ्वीराज के पास पहुँचने दो। इन्होंने कहा कि तुम्हारा प्रेम पृथ्वीराज को कमजोर कर देगा और जब तक श्यामली जिंदा है कर्नाटकी तू ये आस छोड़ दे कि मैं तुम्हें पृथ्वीराज के पास पहुँचने तक नहीं दूंगी। कर्नाटकी ने कई बार कोशिश की, पृथ्वीराज भी इससे अंदर का अंदर इसकी नृत्यों से बड़ा मंत्रमुग्ध था, लेकिन श्यामली के सामने न पृथ्वीराज अपना प्यार का इजहार कर पाया, न कर्नाटकी इसके पास पहुंच गई। अंत में कर्नाटकी परेशान होकर कहां चली जाती है, दुश्मन के पास, यानी किसके पास चली जाती है, जयचंद। और जयचंद को वो उकसाती है कि पृथ्वीराज पर हमला करो। इसी समय पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए अब ये क्या करता, कन्नौज का जो जयचंद शासक था एक राजसूय यज्ञ करता है। उस राजसूय यज्ञ में स्वयंवर रखता अपनी पुत्री संयोगिता की, और पृथ्वीराज की जो एक स्टेच्यू है वो मूर्ति बनाकर द्वारपाल के रूप में खड़ा कर। और भी अपमानित कैसे करता है वो देखो। जयचंद पृथ्वीराज के सबसे योग्य कवि चंद्रबरदाई को तो आमंत्रित करता है, लेकिन पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं करता। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज का बड़ा परम मित्र था, और वो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज से कहता है कि संयोगिता कई वर्षों से मेरे पास प्रेम प्रसंग भेज रही है, मैं भी चलना चाहता हूँ और मैं उस संयोगिता को हर हालत में प्राप्त करना चाहता हूँ। तो इसने कहा वहाँ पर तुम सैनिक नहीं। तो चंद्रबरदाई और दोनों ये कहता है कि मैं पहले जाऊँगा, तो और पृथ्वीराज भी उसके पीछे पीछे जाता और 1100 सैनिकों को सैनिकों के वेश में नहीं लेकिन हथियारों से लैस कन्नौज में फैला देता। चंद्रबरदाई अंदर पहुंचता है, उसका स्वागत किया जाता है, लेकिन पृथ्वीराज वेश बनाकर अंदर पहुंच जाता है। और जैसे ही अंदर पहुंचता है तो यही जो कर्नाटकी है इसको तुरंत पहचान जाती है कि चंद्रबरदाई के साथ जो वेश बना के अंदर आया वह कोई और नहीं स्वयं पृथ्वीराज है। लेकिन वो पृथ्वीराज से प्रेम करती थी, वो जयचंद को किसी भी प्रकार को मतलब आहट हल्का नहीं। लेकिन जिस समय पृथ्वीराज कर्नाटकी और आमने सामने हुए उस समय जयचंद भी उसके पास था। जयचंद को हल्का सा शक भी हुआ, वो कर्नाटकी से पूछता भी है कौन है, तो वो कहता वो इनके साथ है। लेकिन कर्नाटकी यहाँ पर जो नमक हराम नहीं हुई और वह नमक की लाज रखी, उसने बिल्कुल नहीं बताया कि कौन है। और मौका देखते ही संयोगिता के पास कर्नाटकी ये मैसेज पहुँचा देती है कि तू जिससे प्रेम करती है वो इस दरबार में पहुँच गया है और किसी भी समय तुम्हें यहाँ से ले जाएगा। और ऐसा ही हुआ दोस्तों, संयोगिता यहाँ से आ जाती है, लेके आ जाता है, विवाह कर देता। और यही घटना जयचंद और को बहुत अकड़ती है, और इस घटना के कारण दुश्मन परमर्दित है और जयचंद भी एक हो जाता है, और इस प्रकार यहाँ पर हो जाता है। अब देखना, संयोगिता से जब विवाह करता, ये एक इतिहास की एक ऐसी घटना दोस्तों जिससे पृथ्वीराज को कमजोर कर दिया। पृथ्वीराज इसके प्यार में इतना पागल हो गया था कि वह जब तराइन का इस समय जब मोहम्मद गोरी बार बार आक्रमण कर रहा था आसपास के एक जैसे हम कई इसकी बात करें, हम जैसे पृथ्वीराज रासों की बात करें, हम
सुरजन चरित्र की बात करें तो 21 बार हमला कर चुका था। नयन चंद्र सूर्य की अमीर माँ का भी 7 बार, पृथ्वीराज प्रबंध की बात करें तो 8 बार हमला कर चुका था। प्रबंध चिंतामणि मैरोतन की बात करें तो 23 बार हमले कर चुका था। ये सब छोटे मोटे हमले थे, लेकिन राजकीय हमले 2 ही थे जो करनाल के युद्ध में, तराइन के युद्ध में। तो मैं उनकी आपको बात बताऊंगा। अब पृथ्वीराज को जब मोहम्मद घोरी को मालूम पड़ा कि वो निरंतर इसके प्यार में और तो राज दरबार में आना ही बंद कर दिया है, तब इसने मेवाड़, इनके जो अमीर के, जो पृथ्वीराज के जो शासक थे और इसके जो अमीर थे, इनके जो जागीरदार थे, उन्होंने बार बार पत्र भी लिखे, लेकिन संयोगिता ये पत्र पृथ्वीराज तक पहुंचने ही नहीं देती थी और बीच में फाड़ के फेंक देती थी। और इस प्रकार कश्मीर का शासक हाउडली हमीर भी वहाँ पर अजमेर में पहुँचता है। वो ये कहता है कि पृथ्वीराज क्या कर रहे हैं, गोरी बार बार आक्रमण कर रहा है, लेकिन पृथ्वीराज तक ये बात पहुंचती नहीं। अंत में परेशान होकर हाउडली हमीर भी वापस कश्मीर चला जाता है और इससे नाराज होकर वो मोहम्मद गोरी से मिल जाता है। जयचंद भी जब देखता है कि पृथ्वीराज मेरी बेटी के प्यार में मग्न हो गया, तुरंत परमर्दी देव और ये भी किससे मिल जाते हैं, मोहम्मद गोरी से मिल जाते हैं। दोस्तों, जब वहाँ अजमेर के जागीरदारों को मालूम पड़ता है तो पृथ्वीराज की बहन जिसका नाम प्रथा था, उसका विवाह मेवाड़ के शासक समर सिंह से हुआ था। समर सिंह को तुरंत मेवाड़ से अजमेर बुलाया जाता है और वो भी एक पत्र लिखता है, और वो भी पत्र 3 दिन तक उस पृथ्वीराज के पास नहीं पहुंचता। लेकिन संयोगिता नहाने गई हुई थी और वो पृथ्वीराज के हाथ में लग जाता है और पृथ्वीराज बड़ा चिंतित होता है, तुरंत भाग के जाता है और समर सिंह से माफ़ी मांगता है। तब तक दोस्तों बहुत देरी हो चुकी थी। और इस प्रकार मोहम्मद गोरी, अब देखना, मोहम्मद गोरी जो निरंतर आक्रमण करता आ रहा था, अब उसने लाहौर को जीत लिया, सियालकोट को जीत लिया और स्वयं तबरे हिंद बठिंडा जिस पर पृथ्वीराज का अधिकार था, उस पर भी अधिकार कर लिया। जब उस पर अधिकार किया तो पृथ्वीराज अपनी सेना से आगे बढ़ते हैं और उसका जो सूबेदार होता है काजी उमरुद्दीन, उसको पराजित करके उसको जीत लेता है। लेकिन ठीक 1 वर्ष बाद गोरी चैन से नहीं बैठा था, गजनी का गोरी चैन से नहीं बैठा था। उसका भाई गयासुद्दीन था, शहाबुद्दीन गोरी उसका भाई था और बड़ा योग्य सेनापति था, चैन से नहीं बैठा। वो 1,20,000 सैनिकों को पास में बैठा, वहां से चला तो पृथ्वीराज को भी उलझाए रखा, पृथ्वीराज को बार बार पत्र लिखता था और इस प्रकार मतलब पृथ्वीराज को उलझाए रखा। इसी दरमियान एक घटना और होती है। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी सिंध के राजा जो वहाँ का जो राजपूत शासक था उसकी हत्या कर देता है और उसकी पुत्री चित्रलेखा से स्वयं शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी विवाह कर लेता है। लेकिन इसका जो भतीज होता है मेहंदी हुसैन, चित्रलेखा हर हालत में शहाबुद्दीन गोरी को मारना चाहती थी, क्योंकि अपने आंखों के सामने चित्रलेखा के पूरे परिवार को खत्म करा था। तब वह उसके छोटे भाई मेहंदी हुसैन से प्यार का नाटक करती है और वो मेहंदी हुसैन उसको भागकर कहाँ लेके आ जाता है दोस्तों, इसी दरमियान वो लेके आ जाते अजमेर। उसको मेहंदी हुसैन को मालूम था कि शहाबुद्दीन गोरी के सामने यदि मेरी कोई रक्षा करेगा तो वह सिर्फ और सिर्फ पृथ्वीराज चौहान है। वो यहाँ पर आ जाते हैं और बड़ी योग्यता से, अब देखना, वो जब दूसरी बार सेना लेके आता बड़ी योग्यता से युद्ध करता है। मेहंदी हुसैन मारी जाती है, चित्रलेखा भी मारा जाता है। लेकिन उसका जो कहते हैं पृथ्वीराज करनाल के दूसरे युद्ध में 1192 में वापस आमना सामना होती है। वो सुबह तक बातचीत चलाता है, लेकिन सुबह जैसे ही 9 बजती है पृथ्वीराज की सेना ये समझ जाती है कि संधि समझौता होने वाला है, उसकी सेना बिखर जाती है और उसी समय आक्रमण कर देता है। यहाँ पर पृथ्वीराज के बहुत सारे जो जागीरदार थे पृथ्वीराज के साथ धोखा करते, पृथ्वीराज का घोड़ा बदल देते, घोड़ा की जगह घोड़ी लगा देते जिसका नाम नाट्यरंबा होती है। वो जैसे युद्ध में ढोल बजते तो भागने के बजाय नाचने लग जाती है और देखते ही देखते पृथ्वीराज की सेना समाप्त हो जाती है। और प्रताप सिंह जो यहाँ का इसका प्रमुख जागीरदार था वो भी इसके साथ धोखा कर लेता। इस प्रकार पृथ्वीराज इस युद्ध में, अब पृथ्वीराज की मृत्यु कैसे हुई थी ये बड़ा विवाद का विषय है दोस्तों। पृथ्वीराज, अगर हम तबकाते नासिर, मिनाज सिराज की तबकाते नासिरी के ऊपर विश्वास करें तो युद्ध में लड़ता हुआ ये मारा गया था दोस्तों। यदि हम पृथ्वीराज प्रबंध की बात करें और ताजुल मासिर जो हसन निजामी लिखी थी उनकी बात करें तो वो पृथ्वीराज को गिरफ्तार कर लेता
अजमेर लेके आता है। अजमेर में उसको पृथ्वीराज उसको मोहम्मद गोरी इसको कैदी बनाता है और कैदी बनाने के बाद उसके सामने ही उसकी जनता पर अत्याचार कर देते हैं। और वहीं पर उसको जब वो कहता है तो प्रताप सिंह से कहता है वो मेरे से तीर कमान ला के दे दो। प्रताप सिंह उसे तीर कमान भी ला के देता है और इसकी सूचना वो प्रताप सिंह मोहम्मद गोरी को भी दे देता है। और फिर मोहम्मद गोरी कहते हैं कि इसी समय इसकी हत्या करवा देते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी इसकी कहानी है वो है दोस्तों पृथ्वीराज रासो की। कहते हैं कि युद्ध के बाद में मोहम्मद गोरी इसको कैद कर कर गजनी लेके गया, वहाँ पर इसकी आंखें फोड़ दी गई। और कुछ समय बाद चंद बरदाई जो पृथ्वीराज रासो का मित्र था, कवि था, बहुत बड़ा विद्वान था, वो इसको लेके जाता है। और लेके जाने के बाद वो इसे कहता है कि जो मेरा जो मित्र है पृथ्वीराज, वो शब्द भेदी बाण चलाते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर अंधा है किस प्रकार शब्द भेदी बाण चलाते हैं, तो वो कहते हैं कि आप दरबार लगाया जाता दोस्तों। और उसमें वो बता दिया कि एक वो कहावत कहता है कि 4 गज 24 बांस अष्ट अंगुल प्रमाण ता पर सुल्तान मत चुके चौहान। और इसी शब्दों के हाथ में वो इनकी पूरी 4 गज 24 बांस अष्ट अंगुल प्रमाण वो पूरी की पूरी उसके जो परिणाम माप निकाल देता है, उसकी ऊंचाई का हिसाब लगा देता है और शब्द भेदी बाण चलाता है और वो इसमें मारा जाता है। और कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान भी जो चंद बरदाई है और पृथ्वीराज चौहान है वो भी आपस में मारा जाता है। तो मन में एक शक जरूर आता है, तो फिर पृथ्वीराज रासो में ये बात लिखी कैसे जब वो दोनों मारे गए, पृथ्वीराज और चंद बरदाई एक दूसरे की मोहम्मद गोरी को मारकर उसकी हत्या करके एक दूसरे को मार दिया। तो दोस्तों पृथ्वीराज रासो को पूरा जो किया था वह चंद बरदाई के पुत्र झिल्लन ने पूरा किया था। लेकिन दोस्तों मोहम्मद गोरी को शब्द भेदी बाण से नहीं मारा गया था। 12 मार्च 1206 को खोखरों के विरुद्ध युद्ध लड़ते हुए ठीक 12 बजे नमाज का विजय, तो भरपूर युद्ध में वो नीचे उतर गया और इसकी मृत्यु हो गई। एक देखना दोस्तों और भी इसके बारे में बात मिलती है कि पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच में दोस्ती हो गई थी और लक्ष्मी के आकार के सिक्के मिले थे। एक तरफ पृथ्वीराज का नाम था, दूसरी तरफ दोस्तों जो कुछ भी रहा, जैसा भी रहा, क्या रहा, उसकी मृत्यु को लेकर ये विवाद का विषय है। बाद में अभी इसी समय कुछ समय इसके 21वीं सदी में 2015 से लेकर 18 के बीच में शेर सिंह राणा ने उसकी अस्थियां लगाकर गजनी से अस्थियां लाकर यहाँ पर उसके विसर्जन किए। दोस्तों ये अब क्या बात कैसी है, क्या है, इस पर सत्यता है, लेकिन एक बात सत्य है कि पृथ्वीराज चौहान जब तक जिंदा रहा दोस्तों, किसी भी मुस्लिमों की, अरब से आने वाले मुस्लिम, तुर्की मुस्लिम, अमीर मुस्लिम, अरबी, कभी भी भारत पर अपना अधिकार और भारत की तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सके। लेकिन जैसे ही पृथ्वीराज की मृत्यु हुई उसके बाद भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई। इसलिए दोस्तों कि जब तक पृथ्वीराज जिंदा रहा तब तक भारत यमन शासकों से बिल्कुल अछूता रहा। इसीलिए पृथ्वीराज को पृथ्वीराज सम्राट कहा जाता है। दोस्तों इससे सीखने की जरूरत है। तो ये था दोस्तों मेरा पूरा का पूरा पृथ्वीराज के बारे में आपकी पूरी इसकी स्टोरी कहानी। आज उसका जन्मोत्सव है, तो ये हमें याद रखने की जरूरत है कि किस प्रकार पृथ्वीराज ने इस देश के लिए काम किया था, हमारे कौम के लिए काम किया था। तो अपने आने वाले पीढ़ी को पृथ्वीराज की जो बातें हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाए, जिससे अपने पूर्वजों के प्रति, अपने इतिहास के प्रति वो जागरूक हो सके। धन्यवाद।